कैसे आप सब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, कल जो है यहाँ तक ही गया था। ओके तो गाइस यार, आज हम लोग पढ़ेंगे एडॉप्टेशन। उस दिन तो रिप्रोडक्शन के ऊपर इतने भयंकर क्वेश्चंस लोग बच्चों के पैदा होते हैं, मैंने अक्सर वीडियोस में देखे हैं। तो मैंने मैक्स टू मैक्स कोशिश किया कि उन क्वेश्चंस का मैं आंसर दे सकूं, और मैंने मैक्स टू मैक्स आंसर भी दिए कि किन्नर कैसे पैदा होते हैं, या इन ये जो जितने भी सब किन्नर टाइप के जितने भी होते हैं, ये सब क्यों रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, क्यों ये एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ भी नहीं है। इन सभी बातों के ऊपर हर एक चीज़ मैंने बताई थी कल। ठीक है, हर एक चीज़ के ऊपर मैंने रोशनी डाली थी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हो, इसी बटनी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कल हम लोग यहीं तक आए थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडॉप्टेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ओवरकम द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस, देन इट इज़ कॉल्ड एडॉप्टेशन। ये क्या हुआ? तो गाइस यार, इसे हम लोग एक एक वर्ड से समझते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन से लेकर बैक्टीरिया तक। ओके, यहाँ तक समझ गए? यहाँ से लेकर यहाँ तक आप समझिए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन से लेकर बैक्टीरिया तक हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग चरित्र जिसे कहते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र है, अलग अलग कैरेक्टर्स अपने अंदर डेवलप करना। कैरेक्टर्स का मतलब समझ रहे हो क्या? मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा। टू ओवरकम द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस। ओवरकम द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस मतलब जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, लाइक गर्मी ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है, बरसात ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा है वहाँ पे। समझ रहे हो? अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस। जैसे हिमालय में बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है, यानी कि वहाँ पे ठंडा ज़्यादा है। अंटार्कटिका में ठंडी ज़्यादा है, समझ रहे हो? और इंडिया में गर्मी ज़्यादा है। उड़ीसा में तो और भी ज़्यादा भट्टी की तरह जलता है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस होती है कि नहीं? सो ओवरकम द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। जी कितना भी हीट हो, 100, 200, 300, 400, 1000 डिग्री सेल्सियस गर्मी या ठंडा, माइनस प्लस, टू एक्स टू ओवरकम द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस। यानी कि गाइस, सीधी सी बात एक ये है, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओवरकम का मतलब होता है गाइस कंट्रोल करना। ओके, ओवरकम का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल करना। ओके, कि उस चीज़ को दोस्तों कंट्रोल करना, दैट इज़ कॉल्ड ओवरकम। अभी इस पूरी सेंटेंस का मतलब सुनो, समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ओवरकम द एक्सट्रीम कंडीशंस। अभी देखो, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, मैंने शायद एक क्लास में मैंने बताया भी था, जूलॉजी या बॉटनी क्लास में मैंने आपको बताया भी था, या मे बी सेल बायोलॉजी किसी क्लास में मैंने आपको बताया था। जो सेल बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास था, डिस्कवरी ऑफ सेल, शायद मैंने उसी वीडियो में बताया था। मुझे याद आ रहा है मैंने किसी वीडियो में बताया था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जो हॉट स्प्रिंग्स, जानते हो आप लोग? हॉट स्प्रिंग्स, जो पानी होता है ना, वो उबलता रहता है। वो धरती के नीचे से जो हीट निकलता है, उससे वो पानी उबलता रहता है। अब हॉट स्प्रिंग्स हॉट स्प्रिंग्स में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, समझ रहे हो? काफ़ी ज़्यादा गर्म, जिसमें कि आपको अगर बाई चांस उसमें गिरा दिया जाए ना, आप जिंदा भी नहीं बचोगे। इतना गर्म, पूरा पूरा पकौड़े बन जाओगे। उस गर्म एरिया में बैक्टीरिया पैदा होते हैं। कुछ ऐसे ठंडे इलाके जहाँ पे कि मतलब बहुत ही रेयर, मतलब इंसान तो छोड़ो, कोई मशीन भी काम ना करे, इतनी ठंडी एरिया में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। क्यों?
क्यों नहीं? क्योंकि उनमें उनके बॉडी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पैदा हो जाते हैं जो कि एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन है। एनवायरमेंटल उसका वहाँ का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही ख़राब है, लेकिन उस खतरनाक एनवायरमेंट को भी इनका ये बॉडी सहन कर लेता है। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे शील्ड है जिसकी वजह से ये मतलब ऐसे ऐसे बेकार जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, लाइक हॉट स्प्रिंग्स या एंटार्क्टिका वाली ठंड, ठीक है, उतने ठंडे इलाके में भी इस तरीके के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, भाई सोचना भी बहुत मुश्किल है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा भी होगा, ऐसा सोचना भी दोस्तों मुश्किल है। उस जगह पे पैदा हो जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। कैसे पैदा हो गए? क्योंकि उनके बॉडी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिसकी वजह से वो ऐसे एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी वो मात दे देते हैं कि भैया कितना भी सर्दी आ जाए हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, है कि नहीं? सो तो समझ गए इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आपके नहीं, बैक्टीरिया के बॉडी में, या बैक्टीरिया भी नहीं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे पार्ट्स डेवलप होते हैं जिसकी वजह से बहुत ही खतरनाक इलाके, समझ लो, बहुत ही खतरनाक इलाके जहाँ पे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम इंसान तक मर जाएं, इतने खतरनाक, जो लाइक हॉट स्प्रिंग्स या बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाके जो धरती का पूरा टॉप एंड ग्राउंड साइड है, जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ता है, ठीक है। हर एक चीज़, आप सूसू करने जाओगे ना तभी आप जम जाओगे, पहुँचते ही जम जाओगे, सूसू करने तक भी नौबत नहीं बचेगी। उतने एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब बहुत ही बेकार कंडीशन में भी ये बैक्टीरिया या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा बच जाते हैं, जिंदा रहते हैं। इनफैक्ट उन्हीं के लिए ही वो जगह है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। अब समझ गया एडॉप्टेशन क्या है? अब ये जो एडॉप्टेशन है ना गाइस, इसके टू पार्ट्स हैं। एक है शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन, दूसरा है लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन। ये क्या है? अभी वो बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं? यदि उसको वो, देखो, ह्यूमंस का ये एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप अंटार्कटिका गए, लोग जाते हैं अंटार्कटिका घूमने के लिए, आप अंटार्कटिका गए, आप पहुंचते ही वहाँ पे अचानक से तो नहीं टपक जाओगे ना। मान लो आपको आपको अंटार्कटिका भेज दिया गया बिना स्वेटर के, आप पहुंचते ही तो फटाक से तो नहीं मर जाओगे ना, धीरे धीरे मरोगे, या थोड़ा लेट, मतलब इतनी जल्दी नहीं मरोगे, थोड़ा लेट मरोगे, या आपको मरने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मरोगे ना। दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। नहीं, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप उस एनवायरनमेंट में सहल होगे, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। और जो बैक्टीरिया काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी सदियों से उस एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में वो रह के आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। कई सदियों से उसी जगह पे, वो हॉट स्प्रिंग में या बहुत भयंकर ठंड इलाके में, वो बैक्टीरिया कई सदियों से रहते हुए आ रहे हैं और आज भी रह रहे हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे। लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन उसे कहा जाता है, काफ़ी लंबे समय से वो रह के आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन, हम ह्यूमंस, हमें अगर उस जगह पे बिना स्वेटर के छोड़ दिया जाए, तुरंत से तो नहीं मर जाएंगे ना, थोड़ी देर बाद मरेंगे। तो जो थोड़ी देर बाद मरेंगे, लेकिन मरेंगे तो जो थोड़ी देर के लिए हम जो जिंदा रहे, उसको कहा था शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम जिंदा रहे। समझ में आया? ये थोड़े हैवी टर्म्स है, बायोलॉजी के टर्म्स बहुत मुश्किल होता है। टर्म्स आप एक बार याद कर लोगे ना, बायोलॉजी आपके हाथ में होगा। ओके, तो इसीलिए मैं हर एक चीज़ को ना मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ एक्चुअली में। तो अब एक लास्ट पेज बचा है, अभी इन्हीं के ऊपर थोड़ा डिटेल जान लेते हैं।
नहीं, वो ख़त्म हो गया, एडेप्टेशन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्सिवनेस या कॉन्शियसनेस। तो ये तो आप जानते ही होंगे, आप गाड़ी चला रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं किए। यदि आप फुल कंसंट्रेशन से गाड़ी चला रहे हो, आप उड़ीसा से आराम से कश्मीर तक जा सकते हो, या कह लो तमिलनाडु से कश्मीर तक आराम से जा सकते हो यदि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ गाड़ी को अपने भगाते हो। अगर आप बिना कंसंट्रेशन के आप अपने गाड़ी चला रहे हो तो भैया गाड़ी ठोक देनी है, गाड़ी आप ठोक ही दोगे। दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। रेस्पॉन्सिवनेस क्या है? आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, मान लो आपकी वाली ने आपको बुलाया कि आ जाओ बेटे, सचिन एक बार आओ ना। आपने सुना, आपने फटाफट से उसकी तरफ देखा और आप निकल लिया अपने प्यार की तरफ। तो उसने जो बुलाया और आपने उसकी तरफ टर्न करके जो आपने देखा उसे, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिवनेस। यानी आपने रेस्पॉन्स किया, रेस्पॉन्ड किया उसको। उसने आपको बुलाया, आपने रेस्पॉन्ड किया, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिवनेस। ओके, इट इज द अवेयरनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इट्स एनवायरनमेंट इज नोन एज रेस्पॉन्सिवनेस। ओके, अब बायोलॉजिकली तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रेस्पॉन्सिवनेस से मैंने आपको थोड़ा सा परिचित करवा दिया। अब बायोलॉजी के हिसाब से व्हाट इज रेस्पॉन्सिवनेस? Responsiveness, it is the awareness of living organism to its environment is known as responsiveness। यानी कि एक तरीके से आप ये समझो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को सह सकते हैं। यदि हमें अगर उबलते पानी में छोड़ दिया जाए, उबलते पानी का टेम्परेचर भी आप भी जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस, आप जिंदा रह जाओगे? नहीं रह पाओगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं उसमें वो जिंदा हो जाएंगे, उसमें उनका डेवलपमेंट ही हो जाएगा, उसमें वो बढ़ जाएंगे, समझ लो, उसमें उनका जन्म हो जाएगा। मतलब बात को समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? अब देखो, हमारे लिए सूटेबल क्या है? हम ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री या 45 डिग्री सेल्सियस तापमान सह सकते हैं, वो हमारे लिए सूटेबल है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको कि 100 डिग्री सेल्सियस या उससे अबव डिग्री सेल्सियस उनको सूटेबल है। तो एक जीव अपने एनवायरनमेंट से कितना वो रेस्पॉन्ड करता है, समझ लो। एक जीव अपने ही एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट क्या है 45 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया उसका एनवायरनमेंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसका जो एनवायरनमेंट है, बैक्टीरिया का जो एनवायरनमेंट है, जो कि वो 100 डिग्री सेल्सियस में वो वो जी रहा है, वो बचा है अब तक उसी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान में, है कि नहीं? तो उसका वो जो एनवायरनमेंट है ना गाइस, है कि नहीं? बात को समझो, उसका वो जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना वो उस एनवायरनमेंट को सह सकता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिवनेस। कि कितना वो एनवायरनमेंट, ठीक है, यदि वो पानी ठंडा हुआ तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा। यदि वो पानी को और भी ज़्यादा गर्म किया गया, अभी और ज़्यादा गर्म करके तो भाप बन जाएगा, लेकिन अगर काफ़ी क्वांटिटी में पानी होगा तो हाई टेम्परेचर भी वो सह लेगा, या उससे उसको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, है कि नहीं? जैसे कि आप मान लो 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यदि आप एसी रूम में घुस जाते हो तो आपको अच्छा लगता है। वैसे अगर पानी का टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए तो बैक्टीरिया को अच्छा लगता है। सो तो वो अपने एनवायरनमेंट में कितना वो रिस्पॉन्ड करता है, कितना वो रिस्पॉन्स कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिवनेस। बायोलॉजिकली एक बैक्टीरिया की नज़र से रेस्पॉन्सिवनेस क्या है? ओके, रेस्पॉन्सिवनेस यदि आप हर एंगल से देखो तो बायोलॉजिकली है, हर एंगल से देखो तो रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये नहीं है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो हर जगह
एक्सेप्टेबल है, बस बायोलॉजिकली थोड़ा सा डिफरेंस। बाय द वे, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रेस्पॉन्डिंग टू इट्स चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट, एन एडिशनल ग्रेड ऑफ रेस्पॉन्डिंग पावर प्रेजेंट इन ह्यूमन। सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिवनेस किस में पाया जाता है? तो ह्यूमन के अंदर। इवन अगर वो सो भी रहा ना तब भी वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स करता है। कैसे? मान लो आप गहरी नींद में सो रहे हो, मैं आऊँगा अचानक से आपको सेफ्टी पिन फोड़ दूंगा, आप अचानक से उठ बैठोगे। कैसे उठोगे आप? आपका चमड़ी रेस्पॉन्स किया है कि नहीं? आपके चमड़ी ने स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, या जो सेंसरी नर्व्स होते हैं आपके बॉडी में, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। तो गाइस यार आप एक बार यहाँ पे देखो, ये ह्यूमन का, ये आप जानते हो ब्रेन है, ये रहा आपका क्या, स्पाइनल कॉर्ड, एंड ये रहा आपके नर्व्स। ओके, ये सारे सेंसरी नर्व्स हैं। अब आप सो रहे हो, मैं एक पिन लाऊंगा यहीं पे फोड़ दूंगा, तब क्या होगा? यहीं से आपके स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल गया, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक सिग्नल गया, ब्रेन को पता चला कि कोई कुछ तो एक चीज़ है जो कि मुझे चुभ रहा है, तो वो फटाक से जो है वो फटाक से आँख को इंस्ट्रक्शन देगा, आँख जो है देखेगा, और ये जो हाथ है ना गाइस, ये इसी जगह पे ही आएगा, ये और कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये हाथ उसी जगह पे आएगा जिस जगह पे फोड़ा गया था। बाई चांस आपका आँख ना भी खोले, लेकिन फिर भी ये जो हाथ है ना गाइस, ये ऑटोमेटिकली इस तरफ आ ही जाएगा और थोड़ा सा जो है ऐसे रफ कर देगा, जिससे कि वो जो जो फोड़ा मैंने, ये जो पिन मैंने फोड़ा, वो जो दर्द है ना वो थोड़ा कम हो जाए। ब्रेन सिग्नल देगा इस हाथ को, ये हाथ जाके सीधा चला आएगा, यहीं पे काम तमाम कर देगा। तो भाई मैंने तो पिन यहाँ पे फोड़ा, फिर ये हाथ आके यहाँ पे कैसे लग गया? वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ह्यूमन का सेंसरी नर्व बहुत स्ट्रांग है। वो चाहे कोई भी काम कर रहा हो, सो रहा हो, जाग रहा हो, ड्राइविंग कर रहा हो, खा रहा हो, ये नाच रहा हो, गा रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, यदि उसके सेंसरी नर्व्स पे ऐसा कुछ भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, जैसे ही मैंने अभी पिन चुभाने वाली जो बात बोली मैंने अभी, कुछ भी काम कर रहा हो, चाहे वो सो भी रहा हो, तब भी वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड तो करेगा ही करेगा। आप अगर हाथी के केस में दिया, मैं ये काम करूँ ना, पिन टूट जाए, हाथी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ह्यूमन, मैं थोड़ा सा भी आपको पिन चुभा दूँ, फिर भी आपका जो हाथ है ना वो इसी जगह पे आ ही जाएगा, है कि नहीं? भले आपका आँख खुले या ना खुले, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये हाथ ऑटोमेटिकली यहाँ तक आ जाएगा। कैसे हुआ? क्योंकि ह्यूमन का जो रेस्पॉन्डिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्विक रेस्पॉन्डिंग पावर है हम ह्यूमन के बीच में, इसलिए ह्यूमन को बहुत ही मतलब पावरफुल इंसान कहा होता है। एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल अकॉर्डिंग टू ओन विल। भाई देखो, ये तो मैंने आपको सेंस ऑर्गन्स के ऊपर थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर बात करें एंड सो डिक एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल, सो रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल अकॉर्डिंग, गाइज यहाँ से ये वाला यहाँ से कुछ जो है यहाँ से मिसिंग है, यहाँ से दोस्तों मिसिंग है, ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया था यहाँ पे। सो डिक एंड मैंने लिख दिया था, डिक एक्चुअली डिक कोई मीनिंग नहीं है, वो मैंने गलती से मतलब ऐसे ही लिख दिया था। सो रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल अकॉर्डिंग टू ओन विल। अभी देखो, जिस बंदे को एसी रूम में रहने की आदत होगा, यदि वो एसी को छोड़कर जा ही नहीं सकता, उसके लिए यदि उसको कहीं बाहर जाना हो तो वो कार में ही बैठेगा, या तो एसी बस में ही वो सफ़र करेगा। वो ना तो बाइक से जा पाएगा, ना ही ऑटो रिक्शा से जा पाएगा, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसके स्किन पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका स्किन डैमेज होगा, क्योंकि उसको एक हैबिट हो गया है एसी रूम में बैठने की।
ठीक है। तो ये उसका एक एनवायरमेंटल कंडीशन में ये उसका एक रेस्पॉन्ड हुआ कि उसको 22 डिग्री सेल्सियस में रहने की आदत है। यदि वो 40 डिग्री सेल्सियस में वो आता है तो उसका स्किन जो है वो डैमेज होता है, उसके स्किन में काफ़ी सारे ऐसे रेडिश जैसा कुछ आ जाता है। उसका जो स्किन है वो बहुत ही बुरी तरीके से जलने लगता है, उसको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है बिना एसी के, समझ रहे हो। सो तो वो क्या हुआ, जैसे या एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप मॉल में घुसते हो, जब आप मॉल से निकलते हो अचानक से आपको जो है एक ऐसा लगता है कोई मानो गर्म पानी आपको फेंक दिया हो। तो ऐसे केस में क्या हुआ, आपको फटाक से जो है क्विक रेस्पॉन्स, यू नो, सो रेस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू ओन विल, उसकी मर्जी। यदि उसको ये सहने का आदत है तो चलेगा, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली एसी खरीदने को 100 बार सोचते हैं। अब ऐसे कंडीशन में आप मॉल वगैरह में घुस जाओगे जहाँ पे कि एसी लगा हुआ है, तो एसी के अंदर घुस जाओगे, आप गर्मी से एकदम लथपथ, एकदम पसीने से लथपथ होकर आप एसी रूम में घुस जाओगे। मान लो आप अपने रिश्तेदार के घर में गए, वहाँ पे एसी लगा है, आप फटाफट से जाओगे एसी रूम में घुस जाओगे, तो बाहर से जो गर्मी होगी एसी रूम के अंदर आते ही एक अलग सी ठंडक का एहसास आएगा जो कि आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन जब आप, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, आप अपने मर्जी से एसी रूम में गए और आपको एक रेस्पॉन्स भी मिला कि हाँ भाई आपका बॉडी जो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, आपको एक रेस्पॉन्स भी मिल रहा है कि हाँ भाई मेरा बॉडी अब ठंडा हो रहा है। लेकिन जब आप एसी रूम से बाहर निकलोगे तो इसका विपरीत होगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई मान लो आपके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया हो बाल्टी भर। वो भी आपका एक तरीके का रेस्पॉन्स है आपके आपके ही अनुसार। ओके, जरा समझो इस बात को मैं कहना क्या चाहता हूँ। अपने अनुसार आप जो भी एनवायरनमेंट है, 22 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस में आप इधर उधर मूव हो रहे हो, तो आपका जो बॉडी आपको अलग अलग तरीके से आपको पता चल रहा है कि मेरा बॉडी अब ठंडा हो रहा है, कि मेरा बॉडी अब गर्म हो रहा है। तो आपको अचानक से पता चलता है, या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन 5 सेकेंड्स आपको पता चल जाता है, आपका बॉडी जो है फटाक से रेस्पॉन्ड कर देता है कि नहीं। सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि आपको खुद पता चल पा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको खुद पता चल पा रहा है कि हाँ भाई मुझे अब गर्मी फील हो रही है, मुझे अब ठंडा फीलिंग हो रहा है, आपको खुद पता चल रहा है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि आपको खुद ब खुद पता चल जा रहा है जो भी एनवायरनमेंट है। आप 22 डिग्री सेल्सियस वाले एनवायरनमेंट में घुस गए या 40 डिग्री सेल्सियस वाले एनवायरनमेंट में घुसे, जो जिस भी एनवायरनमेंट में घुसे आपको एक रेस्पॉन्स मिला कि हाँ भाई मेरा बॉडी ठंडा हो रहा है कि मेरा बॉडी गर्म हो रहा है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो आपको रेस्पॉन्ड मिला खुद से आपको जो रेस्पॉन्स मिला उसी को कहा जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। पता चल गया व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब द टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये मैंने ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑफ है ये डबल एफ नहीं है, सिंगल एफ है, ठीक है, ये सिंगल एफ दोस्तों। द टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। भाई ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको 1 मार्क्स तो दिला ही देगा गाइज। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं इसको जो है दोस्तों टेबल कर रहा हूँ। द टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो चीज़ें होते रहते हैं, जो टाइम के अनुसार जो जो चीज़ें होता रहता है उसके बॉडी में या एनीथिंग, उसको कहा जाता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन एक तरीके से आप कह सकते हो इसको ज़िंदगी, जीवन से लेकर मृत्यु तक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो जो चीज़ें फील होती है या जो जो चीज़ें उसके साथ में होता है, या उसके ऑर्गेनिजम्स में कुछ परिवर्तन होते हैं, उसके ऑर्गन्स में कुछ परिवर्तन होते हैं, ऐसे अलग अलग टाइम के अनुसार जो जो चीज़ें उसके साथ में घटित होता है,
दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन, या जिंदगी जिसे बोला जाता है, लाइफ। बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो इसलिए लाइफ स्पैन यहाँ पे लिखा गया है, वरना इसे लाइफ भी कहा जाता है। जीवन से लेकर मृत्यु तक टाइम के अनुसार जो जो चीज़ें होते रहते हैं उसको लाइफ भी बोला जाता है। अभी ये जो लाइफ स्पैन हमने पढ़ा, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। हर एक क्लास में, बटनी की हर एक क्लास में अभी 3 दिन से जो जो डिफाइनिंग फीचर मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया है, तब से हर एक क्लास में जब से ये वर्ड आया है, मैं हर एक क्लास में इसका रिपीट टेलीकास्ट करता ही रहता हूँ। ठीक है, कि मैं नहीं चाहता कि अभी इस छोटे से वर्ड को पढ़ने के लिए उनको इतना लंबा वीडियो देखना पड़े, इतना उनको वेट करना पड़े, इतना पेशेंस रखना पड़े, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोग क्या करते हैं, इसी वर्ड को सर्च करने के लिए 10 सेकंड स्किप करते जाते हैं, जो कि मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है। सो इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। डिफाइनिंग फीचर क्या है? बिना इस फीचर के लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह ही नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड डिफाइनिंग फीचर। जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड डिफाइनिंग फीचर। लाइफ स्पैन, इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ द एज ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एजिंग। ठीक है, अब आपकी उम्र बढ़ रही है, उसे कहा जाता है एजिंग। स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जेनाएंटोलॉजी। भाई ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन काम में आएगा। ठीक है, एक इंसान का एज कैसे बढ़ रहा है, एज के ऊपर A to Z चीज़ें वो आपको पढ़ने को मिलेगा यहीं पे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये थोड़ा सा रह गया था रिप्रोडक्शन की वजह से, इसको मैं पढ़ा नहीं पाया। ओके, सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल बायोलॉजी का एक और क्लास भी आ जाएगा, क्योंकि ये आधा क्लास था ये। कल बायोलॉजी का एक और क्लास भी आ जाएगा जिसमें हम डेथ के ऊपर पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।